आज हम लोग देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की रिसेंट विक्ट्री हुई है उसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रीजन के ऊपर उसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो चलिए ये पढ़ते हैं। सबसे पहले, वाई डिड द तालिबान विन द वॉर? तालिबान ने ये जंग जीती क्यों, किस तरह से वो जीती, उसके क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से तालिबान जीत गए और अमेरिकन्स भी हार गए और अफ़गान आर्मी जो कि बहुत बड़ी आर्मी थी, 3 लाख फ़ौजी उसमें थे, वो 75,000 तालिबान फ़ाइटर्स को कंटेन नहीं कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले जो अफ़गान आर्मी थी उसके अंदर लैक ऑफ पर्पस था, इस वजह से अफ़गान आर्मी हार गई। जब आपका पर्पस होता है ना, अगर आप आर्ट ऑफ वार किताब पढ़ो तो आपका पर्पस हो, आपकी आर्मी को पता हो कि उन्होंने करना क्या है, वो क्लियर हो और वो क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या करने का, वो तभी आर्मी वॉर जीतती है, वगरना कन्वेंशनल वॉर आर्मी नहीं जीतती। अगर आप ये चीज़ पढ़ना चाहते हो तो आप आर्ट ऑफ वॉर किताब पढ़ सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। तो अफ़गान आर्मी को पता ही नहीं था वो क्यों डिफेंड कर रहे हैं अपने कंट्री को, इस वजह से वो हार गए। लेकिन तालिबान को पता था, क्योंकि वो इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो एंथुजियाज्म था, ठीक है, जो उनके अंदर एनर्जी थी, वो बहुत पीक पे थी, इस वजह से वो जीत गए। दूसरी बात, अगर हम रिसर्च और सर्वे देखें तो वो सर्वे ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट बनाई, जो पपेट गवर्नमेंट अमेरिकन्स ने बनाई, वो गवर्नमेंट जो थी उसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा थी, उसके ऑफिशियल्स करप्ट थे, वहाँ जस्टिस की प्रोविज़न नहीं थी जिस तरह से तालिबान क्विक जस्टिस देते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो हार गई। उसके अलावा अगर हम देखें, जो अफ़गान लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे वो कौन सी हो, वो मिलिट्री की लीडरशिप हो, वो सारे जो हैं उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से ये जो सारी वॉर की और 20 साल उन्होंने सब्र रखा और इस तरह से वो चलते गए। लेकिन अगर हम देखें अफ़गान लीडरशिप को, तो इस तरह से जिस तरह से हमला किया तालिबान ने, उसके बाद उनको पता ही नहीं था उन्होंने करना क्या। या तो तालिबान ने लाइटनिंग स्पीड पे अपना असल्ट लिया कि जल्दी जल्दी हम इसको हरा देंगे, या फिर ये है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी का जो एक फ्रेमवर्क है, जो डिसीजन मेकिंग का एक सिस्टम है, वही फ्लॉड था अफगान आर्मी का, अफगान ऑफिशियल्स का, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर पाए कि हमने इनको कंटेन कैसे करना है, हमने इनको पुश बैक कैसे करना है जो विक्ट्री हुई है। उसके बाद ड्यूरिंग वॉर के दौरान अगर हम अफ़गान तालिबान को देखें तो अफ़गान तालिबान की 2 स्ट्रेटजीज़ नज़र आती हैं। पहली स्ट्रेटजी वही है आर्ट ऑफ वॉर। अगर हम देखें कन्वेंशनल वॉरफेयर की किताब जो कि चाइना में लिखी गई थी 3-4 हज़ार साल पहले, तो वो टेरराइज योर एनिमी, अपने एनिमी को टेरराइज करो। अगर हमें याद हो कि तालिबान ने एक वीडियो फैलाई थी जिसमें क्या था, 22 सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था अफ़गान आर्मी के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन सोल्जर्स को जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना था इंटरनेशनल लॉ के अंडर, अफगान जो सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना था। किसने बनाना था? तालिबान ने बनाना था, इंटरनेशनल लॉ जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जनेवा कन्वेंशन के जो राइट ऑफ जो आर्मी हैं, जो सरेंडर हैं या प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, उनको वायलेट करके तालिबान ने उनको क्या कर दिया, किल कर दिया, उनको सवाड़ पे पुट कर दिया और फिर वो वीडियो भी सर्कुलेट कर दी। तो इससे अफ़गान आर्मी का जो मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो गया कि इनके साथ अगर लड़ेंगे तो फिर सरेंडर नहीं है, अगर हारे किसी भी फ्रंट पे तो फिर सारे के सारे डेथ है। तो ये एक स्ट्रेटजी थी अफ़गान की तालिबान की तरफ से जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की कि एनिमी को टेरराइज़ करो, और वो टेरराइज़ करने में कामयाब हो गए। तो एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री उस वीडियो से मिली उनको, मेरे नज़दीक। दूसरी बात यह है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि कट ऑफ सप्लाई को कट ऑफ कर दो। ये आर्ट ऑफ वॉर में ये भी लिखा हुआ है कि जब आप कन्वेंशनल वॉर करते हो तो आपको अपने दुश्मन को हराने के लिए उसकी सप्लाई को कट ऑफ करना पड़ता है। जब उसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो आर्मी आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप देखें कि जो सलादीन द ग्रेट है वो किस तरह से मिडल ईस्ट में जीता, तो हुआ ये था कि जो सलादीन था वो जो वाटर के कुएं थे उनके करीब करीब था, दूसरी आर्मी चल के उसके पास आई, तो फिर वो एग्जॉस्ट हो गए। तो सप्लाई जो होती है, फूड की सप्लाई हो ये हो, तो हम देखते हैं कि वो बॉर्डर के रीजन को सबसे पहले किसने कंट्रोल किया? तालिबान में। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज तालिबान ने अपनाई अफगान आर्मी को हराने के लिए। उसके साथ साथ
लोगों की सपोर्ट नहीं थी अफ़गान आर्मी को। अफ़गान आर्मी को लोगों की सपोर्ट क्यों नहीं थी, उसकी दो रीज़न है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि अफ़गानिस्तान में रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो रूरल एरिया के लोग जो होते हैं वो कंज़र्वेटिव होते हैं, और कंज़र्वेटिव लोग जो होते हैं वो फिर क्या करते थे, वो सपोर्ट करते थे तालिबान को, और वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रेजेंस कम थी। शहरों में तो अफ़गान आर्मी को ही लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन क्योंकि देहाती इलाके ज़्यादा हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे तालिबान को सपोर्ट थी। दूसरा जो है वो नाइट रेड्स हैं। अमरीकी क्या करते थे, रात को उठते थे हेलीकॉप्टर पे, एक ट्रांसलेटर लिया, किसी के घर में चले गए, किसी अफ़गानिस्तान के किसी एरिया में गए, वहाँ पे उतरे और किसी के घर में चले गए। और घर में जाने के बाद कोई भी बंदा होता था जिसके वो घर में जाके उसको अरेस्ट करते थे, अगर वो तालिबान के साथ उसके कनेक्शन नहीं होते थे तो फिर वो आदमी क्या करता था, वो फॉरएवर जो है अपनी जो डिसरिस्पेक्ट है, हमें पता है अफ़गानिस्तान में लोग डिसरिस्पेक्ट, मौत को तरजीह देते हैं, डिसरिस्पेक्ट को तरजीह नहीं देते। तो वो नाइट रेड्स की वजह से जो है उनकी सपोर्ट, अफ़गान जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट कम होगी। लोग ये समझना शुरू हो गए कि ये जो लोग हैं ये तो पपिट हैं अमेरिका के, और अमेरिकन हमारे ही मुल्क में आके हमें क्या करते हैं, हमें डिसऑनर करते हैं, हमें ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से अफ़गान आर्मी हार गई। अब हम चलते हैं, ये मैप देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने कट ऑफ की सप्लाई। तो सबसे पहले ये ताजिकिस्तान के करीब जो बॉर्डर का एरिया है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान क्या है, लैंड लॉक्ड, अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसको सप्लाई के लिए किसी न किसी मुल्क से क्या होता है, सप्लाई मंगवानी पड़ती है, इधर से पाकिस्तान उधर से ताजिकिस्तान। तो ये शेर खान बंदर एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो सप्लाई को कट ऑफ कर दिया बेसिकली। तो फिर दूसरी तरफ से यहाँ पे जनाब पाकिस्तान के करीब स्पिन बोल्डोग का इलाका जो था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, तालिबान ने। तो इससे क्या हुआ, कट ऑफ कर दी सप्लाई, और ये स्ट्रेटजी करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब अफ़गान आर्मी की कट ऑफ करके सप्लाई उनको हराने की कोशिश की। ये हम मैप में देख सकते हैं। अब प्रोज ऑफ तालिबान विक्ट्री, तालिबान विक्ट्री से क्या होगा। सबसे पहले तो सी पैक जो है, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, वो क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। वो किससे कनेक्ट होगा, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होगा। सेंट्रल एशिया में बहुत सारे ऑयल के गैस के रिसोर्सेज हैं। वहाँ पे एक पूरी की पूरी मार्केट है जो 700 मिलियन के करीब लोगों की है, जहाँ पे आप जाके अपनी चीज़ें बेच सकते हो और अपनी इकॉनमी को बूम करवा सकते हो। और वहाँ पे मौजूद जो पॉपुलेशन है वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, रेट है, वो नेगेटिव में जा रहा है। तो रशिया यहाँ से लोगों को लेके अपनी फैक्ट्रियों वगैरह में लगाता है, तो इसलिए रशिया के लिए इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सी पैक है ये कनेक्ट सेंट्रल एशिया से होगा, फिर ये सेंट्रल एशिया आगे कनेक्ट होगा नॉर्दर्न सी पैक प्लस, यानी सी पैक की नॉर्दर्न एक्सटेंशन जो कि आर्कटिक रीजन में जाती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रीजन कनेक्ट हो जाएगा और रीजन में ट्रेड होगी और इसके बाद क्या होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, जो तालिबान की विक्ट्री से पाकिस्तान को प्रो है, वो ये है कि इंडिया रोल जो रीजन है वो कम हो गया। इंडिया का जो ये सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस बनाने का ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि बेसिकली इंडिया ने तालिबान को यूनिलैटरली और क्लियरली कहा था कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते, हम अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट देके इंडिया फंस गया। अब कहता है कि तालिबान से बात करनी चाहिए। फिर इंडिया की 4 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो गई है, उसका कोई मतलब वो जितने भी उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लगाए उनका कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस रहेगा और ना ही सेंट्रल एशिया में। इंडिया कैन नॉट एक्सपोर्ट टेररिज्म, और इंडिया इससे पाकिस्तान में टेररिज्म भी नहीं एक्सपोर्ट कर सकता। पहले वो अपने कॉन्सुलेट के ज़रिए से वहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तानी तालिबान हैं उनको सपोर्ट करता था, जो यहाँ पे आके सी पैक पे हमले करते थे। और उसके बाद बलूचिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी को क्या करते थे, एयर देते थे, हवा देते थे। तो फिर अब वो भी उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। फिर नो बोट टू फ्रंट वॉर डायलिमा। पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है अगर हम देखें तो ये जोग्राफ़ी स्ट्रेटिफाइड है। अगर इंडिया इधर से हमला करे, अफगानिस्तान इधर से हमला करे, तो पाकिस्तान तो सैंडविच हो जाएगा, पाकिस्तान तो जल्दी कनकर हो सकता है। इसी तरह से इंडिया को भी टू फ्रंट वॉर का डायलेमा है, फेस कर रहा है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से।
तो पहले टू फ्रंट वॉर की वजह से पाकिस्तान को अपने फौजी इस साइड पे भी लगाने पड़ते थे, इस साइड पे भी। अब पाकिस्तान सारा का सारा फोकस ईस्टर्न साइड पे करेगा जो कि इंडिया की तरफ है। तो टू फ्रंट वॉर डायलेमा का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया। फिर जो रेफ्यूजी जिसको हम इतने सालों से यहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं, वो हम पे बर्डन कम हो जाएगा। 2.3 मिलियन रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ जो हैं वो वापस चले जाएंगे अफ़गानिस्तान में, ये पाकिस्तान को फ़ायदा है। उसके साथ द तालिबान कुड सेंड फाइटर्स इन कश्मीर टू सपोर्ट लिबरेशन मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कश्मीर। जो कश्मीर के अंदर तालिबान क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करने के लिए वो अपने फाइटर्स भी भेज सकते हैं वक्त आने पे, क्योंकि इंडिया ने यूनिलैटरली क्या किया हुआ है, तालिबान को कंडेम किया हुआ है और क्लियरली तालिबान को कंडेम किया हुआ है। तो ये बड़ी गलत स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। तो कश्मीर के अंदर वो ये भेज सकते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए। पहले भी उनकी 7 लाख फ़ौज वहाँ पे फंसी हुई है। अब कॉन्स ऑफ दी तालिबान विक्ट्री, विक्ट्री के तालिबान विक्ट्री के कॉन्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले ह्यूमंस राइट वायलेशन एज वी सा, जैसे हमने देखा कि 22 सोल्जर्स जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको आपने सवार पे पुट कर दिया, उनको आपने मार दिया। एंड किलिंग ऑफ अ कॉमेडियन, एक वीडियो बनाई जिसमें एक कॉमेडियन था, वो एक पुलिस ऑफिसर भी था और वो बेचारा बूढ़ा था, तो उसका मारना बनता नहीं था क्योंकि वो एल्डर था। तो जो लॉ ऑफ वॉर होते हैं उसमें आप एल्डर्स को या जिनके पास हथियार नहीं होते आप उनको मार नहीं सकते। तो तालिबान के जो फाइटर्स हैं उन्होंने उनको पहले थप्पड़ मारे और बाद में उसको मार दिया। तो ये एक बड़ा ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जो कि कंडेमेबल है, जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते चाहे हम जो भी हैं। उसके बाद वुमेन राइट्स वायलेशन एज द तालिबान इंटरप्रेट शरिया डिफरेंटली, तालिबान शरिया को अपने तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उनका एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा मेथड के ज़रिए से इंटरप्रेट करते हैं और उस इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से वो वुमेन को कॉर्नर कर देते हैं और उससे क्या होगा, औरतों के राइट्स वायलेट हो सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं तालिबान की वो ये हैं कि उन्होंने माजी से सबक सीखा और अब वो ये कह रहे हैं कि औरतों को राइट होना चाहिए। और जो उनके शाहीन उनका नाम है, वो उनके जो बयान देने वाले यानी उनके जो इंफॉर्मेशन विंग के सरबराह हैं वो ये कह रहे थे कि अब औरतों को होगी एजुकेशन की भी आज़ादी होगी और वो सिर्फ स्कार्फ ले सकती हैं रादर देन वो जो बुरखा है। तो अब उन्होंने थोड़ा मॉडरेट किया ख़ुद को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो। लेकिन फिर भी अभी भी दुनिया को इस पे शक है कि क्या औरतों के बारे में, औरतों के राइट्स कितने दिए जाएंगे तालिबान के रिजीम में और कितने नहीं दिए जाएंगे। तो जेंडर पैरिटी रिपोर्ट अगर देखें तो अफ़गानिस्तान होता है बहुत पीछे और हमारा रैंक भी कोई अच्छा नहीं है। हमारा 153 में से पाकिस्तान का 151 है और तालिबान तो फिर ये थोड़ी अफ़गानिस्तान तो सॉरी 153 पे ही है। तो उसके बाद शॉक टू इकॉनमी, कल हमने खबर देखी कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो गिरना शुरू हो गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स के अंदर एक कंसर्न मौजूद है कि अफ़गान तालिबान आने के बाद अब क्या बनेगा, क्या पाकिस्तान में अमन रहेगा या नहीं। तो इस वजह से वो अपने पैसे जो है वो निकाल रहे हैं। तो कल हमने देखा कि स्टॉक मार्केट का जो लेवल है वो 47,000 पॉइंट से नीचे आ गया। ड्रग ट्रांसपोर्ट हो सकती है, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपी की काश्त होती है और वहाँ पे जो $1 बिलियन की ये इंडस्ट्री है तो ये पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से फिर आगे जाती है। तो पाकिस्तान में पहले ही 7.3 मिलियन के करीब लोग क्या हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो और इससे वल्नरेबल हो सकती है। एंड क्रिमिनल्स कुड कम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्रिमिनल्स भी आ सकते हैं। मोर ओवर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आ सकता है। रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स क्यों आ सकता है, वो रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स इस वजह से आ सकता है क्योंकि वहाँ पे अगर लड़ाई होती है और तालिबान इंस्टेंटली नहीं दे सकते प्रोटेक्शन लोगों को, तो फिर लोग जो हैं वो वहाँ से अपने सामान उठा के पाकिस्तान आ जाएंगे और इससे पाकिस्तान को मसले मसाइल हो सकते हैं। अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से जाने का क्यों इरादा किया? पहली तो बात यह है कि उसने 2 ट्रिलियन रुपीज़ लगाए और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो 2 ट्रिलियन के बाद ना तो अमन आया, ना डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हुई और ना ही अफ़गानिस्तान में बेहतरी आई। तो वो उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, उसका फिजिकल डेसिट भी चल रहा है। 1970 से उसका फिजिकल डेसिट शुरू हुआ, बिल क्लिंटन ने उसको ख़त्म किया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा राइज होना शुरू हो गया। तो उसके ख़र्चे ज़्यादा हैं, उसकी आमदनी थोड़ी है, फिजिकल डेसिट का मामला है, वो उसको परेशानी है। तो इस वजह से वो नहीं चाहता कि वो रिसोर्स ज़ाया करे। दूसरा जो है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अब जो
अमेरिका है वो इस रीजन पे फोकस करना चाहता है। ये है जी इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में ताइवान भी है, और साउथ चाइना सी के अंदर कौन है, साउथ चाइना सी के अंदर ये जजीरों पे लड़ाई भी है। और ये रीजन जो है इसको क्या करना चाहता है अमेरिका, फ्री फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए फ्री बनाना चाहता है। तो अब सारा का सारा फोकस, अगर हम 240 रिपोर्ट देखें अमेरिका की, 240 एक रिपोर्ट आई है और जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने दी है पब्लिश की है, उसके मुताबिक ये है कि ये जो रीजन है ये वाला, इसके अंदर ही फोकस करना पड़ेगा। और चाइना जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है। अब टेररिज्म थ्रेट नहीं है, चाइना जो है वो थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। तो उसको कंटेन करने के लिए बहुत सारा काम करना ज़रूरी है। तो वो उसको कंटेन करने के लिए B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, 40 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक पैकेज भी दे रहे हैं अपने ममालिक को। उन्होंने क्वाड भी बनाया हुआ है। तो क्वाड बना के वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस रीजन में, जहाँ पे वो जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, यहाँ पे अब उनकी स्ट्रैटेजी बाल्कनाइजेशन नहीं है। पहले उनकी स्ट्रैटेजी थी बर्ज़िज़निस्की के आइडिया पे बाल्कनाइजेशन करवाना, कि यहाँ पे जनाब डिसरप्शन करवा दी जाए, यहाँ पे लड़ाइयाँ करवाई जाएँ ताकि रशिया को कंटेन कर सकें। लेकिन अब वो वाला आइडिया फेल हो गया। तो अब उन्होंने क्वाड बना दिया यहाँ पे भी, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। तो उस क्वाड से वो क्या करेंगे, उस क्वाड के ज़रिए से यहाँ पे जो इनको मिलता है, जो उनका शेयर आता है यहाँ पे, यानी जब बंदा फेल होता है तो कहता है कि यार जो मेरे पास आ जाए वही ठीक है मुझे। तो इस एरिया के अंदर प्राइमरीली जो उनके पास वो चाहते हैं कि मिले, वो यानी जितना उनको मिल जाए वो उतना ही ले लेंगे, उसी पे राज़ी हैं। अगर हम ये देखें तो मिडल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका यहाँ से निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली वो अपनी फ़ौजें निकाल रहा है अपनी बेसिस से, क्योंकि उसका जो फोकस है वो ये कहता है कि फोकस जनाब चाइना है, थ्रेट हमारा चाइना है। तो चाइना को कंटेन करो किसी तरह से। उसके लिए उसने अभी अभी इंडिया को एम्पावर किया, इंडिया को एक आबदोज़ दिया, जो कि यहाँ से इंडियन ओशन से निकल के वो इस ओशन के अंदर जाके फिरना शुरू होगी। तो इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना का सोच रहा है। और इसको रिस्पांस किस तरह से दे रहे हैं, रशिया और चाइना मिलके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है। और ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को लीव कर दिया। और उसके बाद सर्वे भी है, सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर आवाम क्या कहती है कि हमें अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहिए। अमरीकी अवाम ये समझती है कि हमें अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहिए। थोड़े हैं जो कहते हैं कि वुमेन राइट्स की वायलेशन होगी, और जो वेटरन्स हैं उनके, वो कहते हैं कि नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हमारी जानें गई हुई हैं वहाँ पे, 3-3 हज़ार फ़ौजी मरा हुआ है हमारा, तो वहाँ से नहीं निकलना चाहिए जब तक कि अवाम सिक्योर ना हो और अवाम को शऊर ना आ जाए। लेकिन बाइडन साहब कहते हैं कि क्योंकि हमारा जो मकसद था वो नेशन बिल्डिंग नहीं था बल्कि अलकायदा के नेटवर्क ख़त्म करना था। और 2011 में हम क्या कर चुके हैं, उसामा बिन लादेन को मार चुके हैं एबटाबाद के अंदर। तो हमारा जो मिशन है, और अलकायदा भी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, वो हमारा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।